हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेश मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद्यांकित की जीएस जो सूत्र बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट डिस्कस कर ली है, जियोग्राफी कर लिया, पॉलिटी कर लिया है। आज हम लोग जो है जो अर्थव्यवस्था का जो है नेक्स्ट जो है मतलब वीडियो 2 करने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो एक बात और आज बताना है कि हिस्ट्री में 1-2 पेज पीडीएफ में नहीं थे, तो आप चिंता मत करिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा, सभी जो है कवर हो जाएगा उसमें। जियोग्राफी में 1-2 पेज नहीं थे, दूसरी पीडीएफ थी उसमें नहीं थे, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। और बाकी जो है ये तो अब जितने भी हम लोग चैप्टर करेंगे यानी जो है अर्थव्यवस्था, उसके बाद साइंस, वो आपको एक मतलब हर पेज मिलेंगे उसमें। और ये दूसरी पीडीएफ मिल गई है, तो अब आप चिंता मत करिए, आपको कंप्लीट जो है कंटेंट मिलेगा फ्री। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो है हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो हरित क्रांति की बात करें तो इसका जो सूत्रपात है अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया है। हरित क्रांति का जो है सूत्रपात, और नामकरण किसने किया था इसका, तो विलियम गॉड द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में प्रथम हरित क्रांति वर्ष 1966-67 में तथा दूसरी हरित क्रांति वर्ष 1983-84 में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ भी लिखे हैं भारतीय कृषि के विषय में। तो भारत में लगभग 46.1% आबादी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। सभी पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए जैसे लिखे हुए हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे कम योगदान है किसका, भारतीय कृषि का। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्टकट में ये पुस्तक बनी हुई है, तो आप लोग जो है फर्जी लैंग्वेज ना पढ़ करके मेन मुद्दा पढ़े जो पेपर में पूछे जाते हैं। पूछेगा भारत के सकल उत्पादन में सबसे योगदान किसका है, तो सबसे कम योगदान भारतीय कृषि का है। कृषि में 5% की स्थिर वृद्धि रही 2016 से जो है 23 में के बीच की बात हो रही, जिसमें जीवीए का जो हिस्सा है ये 24.38% से जो है 2014-15 से बढ़कर 30.23% 2022-23 हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय जो है फसली मौसम के बारे में। तो फसली मौसम के बारे में पढ़ेंगे तो जो है 3 मौसम में विभाजित करा गया है फसल को। पहला क्या है खरीफ की फसल, दूसरा क्या है रबी की फसल, और तीसरा है जायद की फसल। तो इनको हम लोग जो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो खरीफ की फसल जो होती है इसकी बुआई का जो समय होता है ना, जून जुलाई होता है, जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है। और कटाई का जो समय होता है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको यहाँ पे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग तथा गन्ना। अगला दोस्तों है रबी की फसल की बात करें तो बुआई का जो समय है अक्टूबर से जो है नवंबर के बीच होता है। और कटाई की बात करें तो इसका जो समय है अप्रैल से मई के बीच में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो गेहूँ हो गया, चना, मसूर, सरसों, जौ तथा अलसी आदि। जायद की फसल इसका जो बुआई का समय है मार्च से अप्रैल के बीच में है। उदाहरण के लिए जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया तथा सूरजमुखी आदि। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट लिखा हुआ नोट पॉइंट में देख लेते हैं। तो वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की जो शुरुआत की गई। इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं। अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है प्रथम जो है हरित क्रांति का जो है क्षेत्र
पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। और द्वितीय हरित क्रांति का जो क्षेत्र था ये जो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। और सबसे अधिक जो लाभान्वित राज्य हुआ है हरित क्रांति से पंजाब हुआ है। उच्च उपज वाले जो किस्म हैं ये कि जो है बीजों की जो है अहम भूमिका रही है। और सर्वाधिक प्रभाव अगर इंग्लिश में देखें तो हाई यील्डिंग वैरायटी HYV। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर हुआ था। कौन कौन से? गेहूं और चावल। पूछा जाएगा हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में पड़ा था, किस फसल में? तो गेहूं में और चावल में। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस्मों हाई यील्डिंग वैराइटीज होता है को जो विकसित करने, वैरायटी जिसे कहते हैं ना, उसी का है। उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। कब? 1970 में। अब हम लोग पढ़ेंगे दुग्ध क्रांति के बारे में। तो हम लोगों ने हरित क्रांति पढ़ लिया है। तो हरित क्रांति का संबंध बहुत पूछता है किससे है, तो कृषि से है। और दुग्ध क्रांति का संबंध किससे है, यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध क्रांति से। तो भारतीय श्वेत क्रांति में जो है दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दुग्ध क्रांति के बारे में। तो वर्ष 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। क्या? दुग्ध क्रांति। 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का आप चित्र देख सकते हो, इन्हीं द्वारा शुरू किया गया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को रैमन मैग्सेस 1963 में दिया गया और कृषि रत्न पुरस्कार 1986 में दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में दिया गया है। पद्मश्री 1965 में दिया गया है। और पद्म भूषण 1966 में दिया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो 1999 में दिया गया है। पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे किताब ही बनी तो हम क्या करें, इसलिए बार बार आपको डिस्टर्ब भी होता होगा पढ़ने में, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत छोटा लिखा, अगर मैं जूम नहीं करूँगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में उनकी जो है जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डेयरी विकास को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की गई। भारतीय श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ में 10 राज्यों से शुरुआत हुई इसकी। कितने राज्यों से? 10 राज्यों। किसकी? श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड बोल सकते हो। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जो हरियाणा की जो है शुरुआत वर्ष 1955 से हुई है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल या हरियाणा की शुरुआत वर्ष 1955 से हुई। MSP क्या है? MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। भारत में सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए वर्ष 1966-67 में जारी किया। यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। ये किसकी बात हो रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है दोस्तों। इसमें मत समझ लेना जो ऊपर वाले में। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखे हुए हैं। ये सभी जितने भी हैं इसी के पॉइंट हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके साथ पढ़ा दिए, तो आप ये मत सोचना कि उसी के आगे है। इसकी हेडिंग अलग थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। तो इसको फिर से जूम कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर से पढ़ लेना। अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट है न्यूनतम समर्थन मूल्य के यानी MSP के। तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्रीसेस ACP की सिफारिशों पर आधारित है। CACP 22 अधिदिष्ट फसलों
के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश करता है। अधिदिष्टि फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रमुख औद्योगिक नीतियां के बारे में। प्रमुख औद्योगिक नीतियों की बात करें तो औद्योगिक नीति 1948 की 4 श्रेणियां हैं। तो यहाँ से 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो जो प्रथम श्रेणी है ये जो है 3 महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कि परमाणु ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र, रेल परिवहन पर जो है भारत सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित है। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 उद्योगों जैसे कि कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ व वायरलेस के यंत्रों का नीति निर्माण को रखा गया है। तीसरी श्रेणी की बात करें तो इन उद्योगों की स्थापना की उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। अगला है इसके तहत 18 उद्योगों को शामिल किया गया जो निजी क्षेत्रों द्वारा सरकारी नियंत्रण में संचालित किए जाने थे। अगला जो पॉइंट है इसी से चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो इसमें जो है शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक नीति 1956 के बारे में। औद्योगिक नीति 1956 के बारे में हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें अनुसूची 1 की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के रूप में 17 उद्योग शामिल हैं। कितने उद्योग? 17 उद्योग। ऐसे उद्योगों पर केंद्र सरकार का जो संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण है। अनुसूची बी की बात करें तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के रूप में 12 उद्योग शामिल हैं। अनुसूची ए व बी के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नई आर्थिक नीति के बारे में। ये नई आर्थिक नीति क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो अब हम लोग जो उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो उदारीकरण की बात करें तो उद्योग एवं व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति है। और निजीकरण में उद्योगों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति है। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्विक आयात निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण का नीति है। अब हम लोग पढ़ेंगे नई आर्थिक नीति से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में। तो नई आर्थिक नीति से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करें तो पहला जो पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। वर्तमान में 5 ऐसे जो उद्योग जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। पहला है मादक पेय पदार्थों का आसवन और शराब बनाना। दूसरा है सिगार और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद। तीसरा है औद्योगिक विस्फोट। चौथा है खतरनाक रसायन और रक्षा उत्पादन। अगला है वर्ष 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा वर्ष 1994 में पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत। यह नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू की गई थी। भारत में 24 जुलाई 1991 को लागू की गई। नेक्स्ट है प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनके सहयोगी देश। तो प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनके सहयोगी देश की बात करें तो इस्पात संयंत्र एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ जो सहयोगी देश दिए गए हैं। तो बोकारो जो इस्पात संयंत्र ये झारखंड में जो है, ये सहयोगी देश इसमें कौन कौन से हैं? तो सोवियत संघ, रूस है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, ये जर्मनी सहयोगी देश है। दुर्गापुर
इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, ये यूनाइटेड किंगडम सहयोगी देश है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ रूस सहयोगी देश है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लौह एवं इस्पात कंपनी के बारे में। लौह एवं इस्पात कंपनी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है कंपनी का नाम है टिस्को। टिस्को ये जो कंपनी है ये कहाँ पे है तो जमशेदपुर में है, झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान की बात करें तो यहाँ पे झारखंड के नुआ मुंडी की खान और उड़ीसा के गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ मयूरभंज में है लौह अयस्क प्राप्ति स्थान। अगला है कंपनी सलेम इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक में है। कंपनी की बात करें तो भिलाई लौह व इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे रूस के सहयोग से स्थापित है, ये छत्तीसगढ़ में है। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहाँ है तो ढल्ला राजहरा छत्तीसगढ़। अगला कंपनी है राउरकेला, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुई है, स्थान कहाँ है उड़ीसा में है। और लौह अयस्क प्राप्ति स्थान की बात करें तो यह क्योंझर उड़ीसा। अगला है कंपनी का नाम है भारतीय लौह व इस्पात संयंत्र, यह है कहाँ पे बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान की बात करें तो सिंहभूम झारखंड में। और कंपनी की अगली है विश्वेश्वरैया लौह, ये कहाँ पे भद्रावाटी कर्नाटक में है। और लौह अयस्क प्राप्ति स्थान ये कर्नाटक में कहाँ है तो बाबा बुदान पहाड़ी किम्मन गुंडी कर्नाटक में। अगली कंपनी है दुर्गापुर, ये ब्रिटेन के जो सहयोग से स्थापित है, स्थान कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान है नोवा मुंडी झारखंड में। कंपनी की बात करें तो पारादीप इस्पात संयंत्र, ये कहाँ है उड़ीसा में। लौह अयस्क प्राप्ति स्थान क्योंझर उड़ीसा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र और उनके सहयोगी देश। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो जो पहली एल्यूमिनियम जो कंपनी है इसका नाम क्या है बाल्को। बाल्को जो कंपनी है यह है कहाँ किसके सहयोग से स्थापित की गई तो सोवियत संघ के। और प्रमुख केंद्र क्या है इसका तो कोरबा छत्तीसगढ़ है। नाल्को की बात करते फ्रांस के सहयोग से खोली गई है ये एल्यूमिनियम संयंत्र कंपनी, ये प्रमुख केंद्र इसके दमनजोड़ी कोरापुर उड़ीसा। और अगला है हिंदाल्को, यूएसए की सहायता से खोली गई है। और रेडकोट यूपी में है और रायगढ़ उड़ीसा में है और मोरी झारखंड में है। अगला है माल्को, ये इटली के सहयोग से स्थापित की गई है, ये चेन्नई मेट्टूर सलीम तमिलनाडु में है। वेदांता ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है एल्यूमिनियम कंपनी झारसुगुडा उड़ीसा में। इंडाल्को ये कनाडा में है और मोरी झारखंड, अलवाय केरल एंड जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल प्रमुख केंद्र हैं इसके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने। सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ स्थान है, एक तरफ प्रमुख तथ्य है। तो ये तो बहुत थोड़ा दोस्तों डिस्टर्ब करेगा ये इधर उधर करने में, तो चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं। राउरकेला उड़ीसा ये स्थान, ये राउरकेला कहाँ पे है उड़ीसा में है। प्रमुख तथ्य की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। कब वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। और अगला देखेंगे यहाँ पे भिलाई की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है और जो है वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ इसमें भी। अगला है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया और वर्ष 1962 में उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट है बोकारो, ये झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा जो है संयंत्र इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
रूस की सहायता से स्थापित किया गया और वर्ष 1973 में उत्पादन आरंभ हुआ। बोकारो झारखंड की बात हो रही है। अगला है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में है। निजी क्षेत्र के संयंत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिग्रहित यह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। सलेम तमिलनाडु में है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। और अगला है भद्रावती, कर्नाटक। अगला है यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया। विजयनगर कर्नाटक में है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महारत्न कंपनी संयुक्त क्षेत्र उपयोग, यानी महारत्न कंपनियां संयुक्त क्षेत्र उद्योग की बात करें तो यहाँ पे पहला जो कंपनी है इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, क्योंकि इसको बार बार इधर उधर करने से अच्छा है कि हम लोग इसी पेज में पढ़ लेते हैं, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना आप लोग। पहली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर आप सुनते जाना। सेल की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1973 है और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC, ये 1956 में स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, इसकी जो स्थापना 1975 में हुई और यह है कहाँ पे? नई दिल्ली में है मुख्यालय। और अगला है, एक मिनट, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये 1975 में स्थापना की गई और मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। HPCL की बात करें तो ये स्थापना 1974 में की गई और ये है कहाँ पे? मुख्यालय मुंबई में। गेल इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना 1984 में हुई और कहाँ पे? मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भील, 1964 में इसकी जो स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ये 1952 में स्थापना वर्ष है, मुंबई में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है 1989 में इसकी जो स्थापना हुई, गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, 1964 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, ये जो है 1986 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये 1969 में इसका स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापना हुई, नोएडा मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, ये जो 1940 में स्थापना हुई, बेंगलुरु में मुख्यालय है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे नवरत्न कंपनियाँ संयुक्त क्षेत्र उद्योग। तो यहाँ पे जो पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अगली है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड और अगला है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। अगला है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय भंडारण निगम। अगला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC,